वेलकम बैक टू मैं बीट बॉय। तो गाइस आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नेचर मूव्स इन पोकेमॉन। आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर कौन है 10 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव्स पोकेमॉन वर्ल्ड के। तो ओवरऑल वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और लिस्ट आपको थोड़ी अलग लग सकती है बिकॉज ऐसी लिस्ट मुझे नहीं लगता यूट्यूब पे अभी अपलोड होगी। तो यह चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक और बात की इस वीडियो में मैंने डिस्ट्रक्टिव पावर को तो लिया ही है, लेकिन उसके साथ बैटल फैक्टर्स को भी बहुत इंपॉर्टेंट दिए, क्योंकि बैटल फैक्टर्स का रोल बहुत ही मेजर होता है किसी भी बैटल में, क्योंकि वो किसी भी पोकेमॉन या किसी भी पोकेमॉन मूव को ताकतवर बना सकते हैं। तो मैं आपको एक और बात बता दूं कि इस लिस्ट में मैंने ओरिजिन पल्स, बहमत ब्लेड और बहमत बैस और कोरियन फोर्सर को शामिल नहीं किया है। और ओरिजिन पल्स और बहमत ब्लेड एंड बहमत बैस को क्यों नहीं किया है, इसके लिए आप मेरी टॉप 10 ओवररेटेड पोकेमॉन मूव्स वाली वीडियो देख लीजिए। और कोरियन फोर्सर को इसलिए नहीं किया है क्योंकि कोरियन फोर्सर ने कोई काम नहीं किया एनिमे में। वो जो आया था उसके पहले एक्सट्रीम स्पीड ने जायंट रॉक को 90% हरा दिया था। और असल में कोरियन फोर्सर सिर्फ इसलिए आया था कि वो जायंट रॉक एक्सप्लोड आ जाए और खत्म हो जाए, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए। और उस वक्त जायंट रॉक भी अपनी फुल पावर में था नहीं। उसके बाद भी बोले तो अगर बात करें कोरियन फोर्सर के बैटल फैक्टर्स की, तो ये बैटल फैक्टर्स में और बुरा है, क्योंकि बैटल फैक्टर्स में ये उन्हीं पोकेमॉन या उन्हीं अपोनेंट को हिट हो सकता है जो कि जमीन पे हो या ग्राउंड पे हो। और हमें पता है कि बहुत सारे ऐसे पोकेमॉन भी है जो कभी ग्राउंड पे आते ही नहीं है। तो हाँ, ये मूव बैटल फैक्टर्स में भी थोड़ा सा पीछे हो जाता है। लिस्ट की स्टार्टिंग करता है सेकंड फायर, जो कि हो का सिग्नेचर मूव है। ये एक फायर टाइप मूव है और बहुत अंडररेटेड मूव भी है। एनिमे में इसने इस मूव को लिटरली 2 सेकंड के लिए यूज किया, बट अगले सीन में हमने देखा था कि सेकंड फायर ने कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन करके दिखाया था। वैसे नंबर 9 पे आते हैं स्पेशल रेंज रूल ऑफ टाइम, और दोनों ही ड्रैगन टाइप मूव्स है, और जिसमें से स्पेशल रेंज रूल ऑफ स्पीड डालकिया का सिग्नेचर मूव है, तो रूल ऑफ टाइम द रूलर ऑफ टाइम डियालका का सिग्नेचर मूव। और अगर आपको रियलिटी बताओ तो इन दोनों में से किसी भी मूव ने कोई भी बड़ा फिट नहीं दिया है। और ये दोनों ही मूव्स बराबरी पे मैंने इसलिए रखे क्योंकि जब M10 में इनकी टक्कर हुई थी तो ये उस वक्त भी ये दोनों बिल्कुल बराबरी पे ही थे। और अगर हम इनके माइटी पावर के किए गए फिट्स को कंसीडर करें तो ये मूव डेफिनेटली और आगे आ सकते थे, जैसे कि M10 में स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन को रोकना। तो नंबर 8 पे आता है ओब्लिवियन विंग, जो कि द डेविल ऑफ डेथ या वल्टल का सिग्नेचर मूव है। वेल, ये मूव ओवररेटेड तो है, और इनफैक्ट ये मूव हमारी ओवररेटेड मूव्स की वीडियो में टॉप पे आया था। बट ओवररेटेड होने का ये मतलब नहीं है कि ये पावरफुल नहीं है। और डिस्ट्रक्टिव पावर तो इसकी सच में नॉन लेजेंडरीज के बराबर है, बट जैसा कि हम जानते हैं कि ये वीडियो सिर्फ डिस्ट्रक्टिव पावर के बेसिस में नहीं है, बल्कि बैटल फैक्टर्स के भी बेस्ड है। और ओब्लिवियन विंग किसी को रॉक में तो नहीं बदल सकता, बट सामने वाले को जितना डैमेज ये मूव करेगा उसकी 80% HP वो ऑब्जॉर्व कर लेगा। सो अब आप इसकी पावर सोच सकते हैं कि बैटल फैक्टर्स के साथ ये कितना पावरफुल हो सकता है। नंबर 7 पे जगह बनाई है जजमेंट ने, जो कि द ओरिजिनल वन आर्सेस का सिग्नेचर मूव है। और ये मूव डिस्ट्रक्टिव पावर में काफ़ी पीछे हो जाता है, पर मूव एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट रखता है, जो कि है अपोनेंट के साइज का फैक्टर। ये मूव एटर्नेटर जैसे बड़े और स्लो पोकेमॉन के लिए काल बनकर आ सकता है, क्योंकि ऐसे पोकेमॉन जो कि बहुत ही बड़े साइज में होते हैं और स्लो पोकेमॉन है, तो जजमेंट के सारे मीटियोर से हिट हो जाएंगे। और अगर सारे मीटियोर उस पर हिट हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि उस पोकेमॉन के बचने का बहुत ही कम चांस है। और दूसरा फैक्टर है इसके प्लेट्स। आर्चेस की जजमेंट की टाइपिंग उसके प्लेट्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो वह इजीली सामने वाले के खिलाफ टाइप डिसएडवांटेज ले सकता है। और अगर मैं बताऊँ तो ये मूव सिर्फ एक वजह से पीछे रह जाता है, वो है इसकी स्पीड। इस ये मूव बहुत ही स्लो मूव है, क्योंकि इस मूव को करने में आर्चेस को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर ये इस बैटल फैक्टर को छोड़ दे तो ये मूव और आगे आ सकता था। नंबर 6 पे आते हैं फ्रीज शॉक और आइस बर्न। फ्रीज शॉक ब्लैक क्रम का सिग्नेचर मूव है, तो वहीं आइस बर्न व्हाइट क्रम का, और ये दोनों ही मूव इक्वली पावरफुल है। इन दोनों ही मूव की बेस पावर 140 है, और जहाँ फ्रीज शॉक के जरिए ही उसने पूरी बिल्डिंग को जमा दिया था M18 में, और आइस वन से उसने अपनी पूरी टूटते हुए किले को फ्रीज कर दिया था, और आइस वन से तो इसने पूरी स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस को ही जमा दिया था। तो हम इन दोनों ही मूव्स की पावर इमेजिन कर सकते हैं। नंबर 5 पे एक लेवल के 2 मूव्स आते हैं, और उनमें से पहला मूव है प्रेसिफाई ब्लेड। प्रेसिफाई ब्लेड प्राइमल ग्राउंडन का सिग्नेचर मूव है, जो कि एक ग्राउंड टाइप मूव है। और प्राइमल ग्राउंडन के इस मूव ने लेजेंडरी काइवगर को भी पूरी तरीके से डोमिनेट कर रखा है। उसके बाद मेगा चार्जर एक्स को तो इसने लिटरली खत्म ही कर दिया था, और मेगा रेक्वाजा पे इसका उतना इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि उसे इसका एक्सप्लोजन हिट हुआ था इस मूव का, ना कि 6 प्रेसिफाई ब्लेड हिट हुए थे। वरना ये मूव मेगा रेक्वाजा को भी डोमिनेट कर सकता था। और इस मूव की पावर इतनी नहीं है कि ये इस नंबर पे आ सके, बट इसके बैटल फैक्टर से यहाँ ले आते हैं, जैसे कि ये मूव प्राइमल ग्राउंडन लगातार कई बार हिट कर सकता है, जैसा कि इसने मेगा रेक्वाजा के खिलाफ किया था।
और तब ये मूव बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। नंबर 5 पे जो दूसरा मूव आता है वो है एटर्ना बीम। और एटर्ना बीम एटर्ना मैक्स एटर्नेटस का सिग्नेचर मूव है, एक ड्रैगन टाइप मूव है। तो इस मूव की सबसे बड़ी बात ये है कि ये मूव नियरली अनअवॉइडेबल है, क्योंकि एक बहुत ही बड़े साइज का होता है और लगभग लगभग यानी कि नियरली अब किसी भी पोकेमॉन को हिट हो ही जाएगा। और बात करें इसके डिस्ट्रक्टिव पावर की, तो डिस्ट्रक्टिव पावर में इसने एनिमे में बहुत ही अच्छा डिस्ट्रक्शन करके दिखाया था। नंबर 4 पे आता है लुगिया का एरो ब्लास्ट। और ये मूव लुगिया का फ्लाइंग टाइप सिग्नेचर मूव है और इस मूव की डिस्ट्रक्शन एक अलग ही लेवल पे है, बिकॉज इस मूव ने एक पूरे गाइगेंटिक शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया था और ये एक बहुत ही बड़ा फीट है। बट अगर हम लोग बात करें तो ये फीट नहीं आ पाता, यानी कि लुगिया ने गाइगेंटिक शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया, इसकी वजह से ये इस नंबर पे नहीं आ सकता था। बट ये आ जाता है इसलिए क्योंकि इसने उस शिप को नियरली 1 किलोमीटर दूर से डिस्ट्रॉय किया था। अगर वो बहुत ही पास से उस पर हमला करता तो पता नहीं उस शिप का क्या हाल होता। और अगर वो बहुत ही पास से हमला करे तो मुझे लगता है कि उसके अटैक की पावर 2 बढ़ सकती है। तो फिर किसी भी पोकेमॉन का बचना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। नंबर 3 पे जगह बनाई है विक्टनी के वीक्रिएट ने, जो कि एक फायर टाइप मूव है। और इस मूव का सबसे बड़ा फीट है उन पिलर्स ऑफ प्रोटेक्शन को डिस्ट्रॉय करना। इस मूव की अटैकिंग पावर लिटरली बहुत ज़्यादा है। भले ही विक्टनी की अटैकिंग पावर ज़्यादा ना हो, पर इस मूव ने एक ऐसा फीट करके दिखाया कि इसने लिटरली पिलर्स ऑफ प्रोटेक्शन जो कि एक्सट्रीमली ड्यूरेबल थे उनको अपने टॉप पार्ट से पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। और इस मूव का शॉकवेव तो और भी देखने लायक था। इस मूव की बेस पावर भी 180 है, जो कि इसका एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। और एक ही प्रॉब्लम रह जाती है कि विक्टनी ने उस वीक्रिएट को अपनी फुल पावर से यूज़ किया था। नंबर 2 पे आता है ड्रैगन असेंट, जो कि मेगा रेक्वेजा का सिग्नेचर मूव है। और यह मूव जितना ओवररेटेड है उससे कहीं गुना पावरफुल भी है। तो लोग ड्रैगन असेंट का सबसे बड़ा फीट ये मानते हैं कि ड्रैगन असेंट ने प्राइमल ग्राउंडन और प्राइमल कायोगर को हरा दिया था। तब आप प्लीज़ ये वीडियो देख लीजिए, इसमें मैंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बट प्राइमल्स को हराने के अलावा मेगा रेक्वेजा के पास कोई फिट नहीं है ड्रैगन असेंट का, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। बिकॉज मेगा रेक्वेजा ने अलेन के सुपर ड्यूरेबल मेगा चार्जर्स को चीट कर दिया। बट अगर मैं सच बताऊँ तो इस फीट की वजह से वो नंबर 2 का टॉप 10 में भी नहीं आ पाता। पर ड्रैगन असेंट के बैटल फैक्टर्स इस मूव को ओवर पावर्ड बना देते हैं। ड्रैगन असेंट की पावर उसकी चार्जिंग डिस्टेंस पे वैरी करती है, मतलब जितने दूर से मेगा रेक्वेजा ये मूव करेगा उतना ज़्यादा डैमेज ये मूव अपोनेंट को होगा। तो लिटरली इसने सिर्फ 20 से 30 मीटर से चार्ज करके ही मेगा चार्जर को हरा दिया। और अलेन का चार्जर ऑलरेडी बहुत ड्यूरेबिलिटी के फीट दे चुका है। इसका मतलब ये है कि अगर ये इस मूव को 200 से 300 मीटर से चार्ज करके आता है तो ये मूव अलेन के चार्जर जैसे 10 पोकेमॉन को एक साथ हरा सकता है। यानी कि इसके एक पावरफुल ड्रैगन असेंट की पावर पोकेमॉन वर्ल्ड के चैंपियंस के पोकेमॉन से 50 गुना ज़्यादा हो सकती है। हाँ, एक प्रॉब्लम है कि 200 से 300 मीटर वाला चार्ज किया हुआ ड्रैगन असेंट कुछ पोकेमॉन 1 या 2 बार डॉज भी कर सकते हैं। नंबर 1 साइस्ट्रैक मेटो का सिग्नेचर मूव है और एक साइकिक टाइप मूव है। और आप में से कुछ लोग तो लिटरली शॉक्ड ही हो गए होंगे और कुछ लोग तो बट मेरे पॉइंट सुन के ही जाइएगा। तो मेटो के साइस्ट्रैक के सबसे पहले मैं आपको फीट्स बता देता हूँ। तो साइस्ट्रैक ने उन ड्रोन्स को दूर कर दिया जो कि इसकी एनर्जी चूस रहे थे और वो भी इसने एनर्जी फील्ड में फंस के किया है। और उसके बाद इसका मेन फीट जो कि है 3 रेगुलर जेनेसेक्ट को अटैक करने के लायक नहीं छोड़ना। इसने तीनों रेगुलर जेनेसेक्ट को एक ही साइस्ट्रैक में बिल्कुल अटैक करने लायक नहीं छोड़ा। और जेनेसेक्ट कोई वीक पोकेमॉन तो है नहीं, तो ये जो जेनेसेक्ट वाला फीट है वो मेटो ने सिर्फ अपनी 50% पावर के साथ किया है। बिकॉज उस पूरी मूवी में वो जेनेसेक्ट को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। उसके भी बाद जेनेसेक्ट साइकिक टाइप मूव से 1/2 इंटू रेजिस्टेंट है, तो जेनेसेक्ट को तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज था। बट फिर भी मेटो ने उन्हें अटैक करने लायक नहीं छोड़ा, वो भी 3 को एक साथ। हाँ, एक और फिट ये भी है कि इसने 4 ड्रोन मशीन्स को एक साथ डिस्ट्रॉय कर दिया। तो लोग कहते हैं कि साइस्ट्रैक के फीट्स बड़े नहीं है, बट साइस्ट्रैक तो सिर्फ अपने फीट्स के दम पे ही टॉप 3 में आ सकता है। बट इन फीट्स के दम पे ड्रैगन असेंट को हराना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए अब आते हैं इसके बैटल फैक्टर्स पे, और सिर्फ 3 बैटल फैक्टर्स मैं आपको बताता हूँ और आप मेरे पास 100% मान लेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर है अनअवेलेबिलिटी। ये मूव पूरी तरीके से अनअवॉइडेबल है, इससे बचना नामुमकिन है और इससे कोई भी पोकेमॉन डॉज नहीं कर सकता क्योंकि ये मूव एक सर्कल के फॉर्म में आता है। तो ड्रैगन स्टैंड और एरो ब्लास्ट ये सब मूव इजीली डॉज किए जा सकते हैं, बस साइस्ट्रैक डॉज ही नहीं किया जा सकता। दूसरा फैक्टर तो और भी कमाल का है, जो कि है साइस्ट्रैक मेटो का मिरर कोट मूव ऑटोमेटिकली एक्टिवेट कर देता है। तो अगर कोई स्पेशल अटैक इस पे हिट होने की कोशिश करेगा तो वो अटैक वापस अपोनेंट पे ही चला जाएगा। और अगर कोई फिजिकल अटैक करता है तो वो तो साइस्ट्रैक की एनर्जी फील्ड में
एंटर करते ही उसे साइड स्ट्राइक हिट हो जाएगा और वो नीचे गिर जाएगा या तो उसे डैमेज हो जाएगा और उसका मूव खत्म हो जाएगा। तो साइड स्ट्राइक को म्यूटू सिर्फ अपने अटैक के मीन पे नहीं, डिफेंस के मीन पे भी बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर सकता है। उसके बाद अब इन दोनों फैक्टर्स के साथ ही म्यूटू आसानी से अपने साइड स्ट्राइक को नंबर 1 पे ला सकता है। यह म्यूटू का साइड स्ट्राइक सबसे ताकतवर मूव है। बट अगर आपको अभी भी तसल्ली ना हुई हो तो एक सबसे भयंकर फैक्टर सुन लीजिए, जो कि है नियरली इन्फिनाइट पावर। म्यूटू के साइड स्ट्राइक की साइज म्यूटू के सोच के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर म्यूटू साइड स्ट्राइक को बस एक्सपैंड करता जाए और करता ही जाए तो इस मूव की पावर की कोई लिमिट नहीं होगी। ऑल्सो साइड स्ट्राइक किस पे डैमेज करेगा ये कहीं ना कहीं म्यूटू की सोच पर ही डिपेंड करता है। तो इतने पावरफुल फीट और इतने सारे फैक्टर्स की वजह से साइड स्ट्राइक अनबीटेबल है और इसलिए साइड स्ट्राइक स्ट्रॉन्गेस्ट मूव है पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड का।